चलिए, आज हम लोग पहले मुद्रास्फीति पर, इन्फ्लेशन पर बात करेंगे। आवाज आ रही है? आज हम लोग पहले इन्फ्लेशन पे बात करेंगे और आज बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे बात नहीं करेंगे, इसको दो चरण में रख देते हैं। मैंने जो आज पहले से आपको टॉपिक दिया था कि मुद्रास्फीति, इसके प्रकार कितने हैं, इसके मुद्रास्फीति है क्या, पहली बात तो ये समझना है। फिर इसके कितने प्रकार हैं, फिर मुद्रास्फीति का कारण क्या है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आवाज ठीक आ रही है ना पूजा, रिधिमा? हाँ सर। प्रॉब्लम? अच्छा, नो, ओके। वीडियो एंड ऑडियो बोथ आर फाइन। ओके, हम शुरू में हिंदी में चलेंगे और टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में हम उसको इंग्लिश में समराइज कर देंगे, ठीक है? तो इसके कारण क्या है मुद्रास्फीति के? इन्फ्लेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और सामान्य जन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इतनी, और इसको जब ये मुद्रास्फीति एक खतरनाक लेवल पे, एक खतरनाक स्तर पे पहुंच जाती है, तो इसको किस तरह से कंटेन, मतलब किस तरह से रोका जाता है, क्या उपाय किए जाते हैं सरकार और केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो बैंकों का बैंक है। तो आज हम लोग, मैं सोच रहा हूं कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति के कारण क्या है। आज अगर इतना समझ लें तो फिर इस बेस पर हम आगे भी बाकी चीजें कर लेंगे कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और खतरनाक लेवल पर पहुंचने पर इसको किन किन तरीकों से कंटेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि मुद्रास्फीति है क्या, और जो लोग भी मेंस देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है, देखिए हर विषय की अपनी अपनी एक अलग नेचर है, उसका अलग स्वरूप है, उसका एक अलग, उसकी अंतर वस्तु है जिसको कहते हैं। इकोनॉमी की प्रकृति अलग है, पॉलिटी की अलग है, राज्य व्यवस्था जिसको कहते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति थोड़ी अलग है, इतिहास की थोड़ी अलग है। जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि आंकड़ों का प्रयोग, डेटा का प्रयोग बहुत ज्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरा आपको ये सुझाव सबसे पहले है कि जितने भी प्रश्न आप देखेंगे उसमें ज्यादातर प्रश्नों में आपकी समझ अपेक्षित है। जैसे मुद्रास्फीति पर अगर अभी तक कोई सवाल नहीं आया लेकिन आएगा, तो किस तरह का आएगा, मैं आपको एक सवाल आपको बताऊंगा बाद में, पूरी चर्चा के बाद। उसमें आप अगर मुद्रास्फीति क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, वो कैसे पैदा होती है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाता है, इन सब चीजों को, और कितना मुद्रास्फीति यानी कितना इन्फ्लेशन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अच्छा है, कितना खराब है, क्यों खराब है, आप
इन चीजों को अगर जोड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, या आपकी समझ आपकी उत्तर पुस्तिका में नहीं आ रही है, तो आप भले ये जानते हो कि इस समय मुद्रास्फीति कितनी है, भले ये जानते हो कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कितना रखा है, ये डेटा आपका कितना भी सही हो, अगर आपकी समझ ठीक नहीं है तो आप अच्छे उत्तर नहीं ला सकते। तो आंकड़ा जरूर दें, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा समझ को विकसित करें। तो देखिए, फिलहाल मैं कुछ चीजों पर बात करूंगा और उसको कुछ पॉइंट्स के रूप में भी अगर वो आ गया हो, मैं देखता हूं इसमें अपलोड हो गया हो तो मैं उसको निकालता हूं। सबसे पहले हमें समझना है कि मुद्रास्फीति है क्या। इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, सामान्य शब्दों में हम इसको कहते हैं कि वस्तुओं की औसत कीमतों में वृद्धि। मतलब मार्केट में अगर किसी एक चीज का दाम बढ़ गया तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहते, किसी दो चीजों के दाम बढ़ गए तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहते। जब बाजार में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं और एक आधार वर्ष जिसको हम मानते हैं कि उस समय से तुलना करेंगे, सरकारें तुलना करती हैं और पाती हैं कि उस वर्ष से इस वर्ष के तुलना में बहुत सारी चीजों के औसत मूल्य में, एवरेज प्राइस में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गया, एक सिग्निफिकेंट राइज हो गया, मतलब एक उल्लेखनीय वृद्धि हो गई, तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जब भी बाजार में अधिकांश वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि हो जाए भी, तो हम इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मीन्स the average, the growth of average prices of most of the things as well as services, when this happens in any year of an economy, we say we are in a position of inflation. हम लोग एक मतलब मुद्रास्फीति के दौर में, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं देख लूं वो आया है कि नहीं। नहीं आया। अच्छा, वो सही जगह सेव नहीं किया मैं जल्दी में। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि कल मैं इससे एक सुसंगत, एक वेल ऑर्गेनाइज नोट मैंने अपलोड किया, लेकिन मुझे लग रहा है बटन दबाना भूल गया। इस मशीन के साथ यूज टू होने में इट विल टेक 2 or 3 more days। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इसको हमने परिभाषित कर दिया, ठीक से परिभाषित कर दिया कि जब अधिकांश चीजों के औसत मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसको, और वो वृद्धि निरंतर जारी रहे, मतलब 2% वृद्धि हो गई, फिर 3% हो जाए, 4% हो जाए, 5% हो जाए, 8% हो जाए, इस तरह से बढ़ती जाए, बढ़ती ही रहे। और अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे आप इसको एक दूसरे अर्थ में भी समझ लीजिए कि जब आपके पैसे की कीमत, पैसे की औकात कम हो जाए तो उसको भी मुद्रास्फीति कहते हैं। टेक एन एग्जांपल, आप 10 रुपए में 5 केले खरीद रहे हैं और जब 10 रुपए में आप 3 केले खरीद पाए तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति आ गई। केले का दाम बढ़ गया और आपके मुद्रा की औकात घट गई, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए,
तो अब हमने इसको हमको लगता है वेल डिफाइन कर लिया कि मुद्रास्फीति है क्या। ठीक है, बहुत सारे वस्तुओं की कीमतें बढ़ते आजा, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, एक चीज का दाम बढ़ा, और जब आप इसकी बात करेंगे तो आप तुरंत आज के परिवेश से उसको जोड़ेंगे कि यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रही थी, तो उसके कारण तेल के आयात पर, क्योंकि तेल हम आयात करते हैं, तो कच्चे तेल के आयात में उसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। तो जब उसकी प्राइस बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्च, यातायात का खर्च बढ़ जाएगा। कहीं आलू पैदा हो रहा है, वहां से आलू अगर रांची में आएगा तो उसमें जुड़ जाएगा वो जो डीजल का प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज के प्राइस में जब एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब कि उल्लेखनीय, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया कि 10 रुपए में 5 केले ले रहे हैं, 10 रुपए में 3 केले ले रहे हैं, तो ये बहुत मतलब कि जैसे एक थोड़ा बहुत अगर वृद्धि हो गई तो हमारे ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन आपने सुना होगा अपने माता पिता को, अरे यार बड़ा बुरा वक्त आ गया है, पहले जेब में पैसा लेके जाते थे और बोरा में सब्जी भर के आते थे, और बोरा में पैसा लेके जाते हैं और जेब में सब्जी लेके आते हैं। इस तरह की स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, या ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है, इसके बीच की स्थिति को भी इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा जब हो जाए तो उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। यह है इन्फ्लेशन, और इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा का क्या मतलब है? मतलब मुद्रास्फीति जब, विनय जी आवाज वगैरह सब बात देर से जोड़े क्या? चलिए, मुद्रास्फीति मैं आगे बात करूंगा, फिलहाल अभी भी आपको इंगित कर दूं कि 5 से 6% विकासशील देशों के लिए अच्छा माना जाता है। क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब है कि कीमत अगर बढ़ रही है तो एक तरह से उत्पादक को फायदा होता है। तो 5 से 6% में उत्पादक को फायदा भी होता है और कंज्यूमर को बहुत फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये किसी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ठीक है। लेकिन जब 10%, 15%, 20% इस तरह से होने लगे तो समझिए कि खटिया खड़ी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। हम लोग बात करेंगे असर किन किन लोगों पे कैसा पड़ता है। जैसे जिनकी फिक्स्ड आय है उन पर बुरा असर पड़ता है कि उनकी आय सीमित है और दाम असीमित रूप से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति खतरनाक मतलब कि जब जब अर्थव्यवस्था को और इस देश के सामान्य जन को खतरा पहुंचाने की स्थिति में पहुंचती है, तो सरकार जब कदम उठाती है तो वो क्या करती है? मुद्रा का संकुचन करती है, मतलब कि मुद्रा को कम करना शुरू करती है मार्केट में। देखिए, आगे एक एक करके आप बात समझते जाएंगे, जब आगे आप समझेंगे कि किस तरह से इसके कारण क्या है तो आप और ज्यादा समझते जाएंगे। संक्षेप में कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाने के कारण मुद्रास्फीति हो गई है, मतलब कि जितना मार्केट में सामान पैदा हो रहा है उससे ज्यादा लोग या तो पैदा हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, और या तो लोगों की सैलरी इंक्रीज हो गई, लोगों या मजदूरों को वेतन, वो श्रमिकों को वेतन ज्यादा मिलने लगा। तो इसका मतलब है कि मांग बढ़ गई। तो मांग बढ़ गई मतलब टू मेनी पीपुल्स चेजिंग फॉर टू फ्यू थिंग्स, थिंग्स कम है एंड चेस करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो दाम बढ़ गया। तो सरकार क्या करती है कि अपने राजकोषीय नीति और रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक नीतियों से, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, सिर्फ संक्षेप में आप ये समझिए कि सरकार कोई छड़ी घुमाती है, आरबीआई कोई डंडा घुमाता है और मार्केट से सोख लेता है, एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। लिक्विडिटी मतलब माल, तरलता। तो व्हेन आरबीआई थ्रू हिज स्टिक, थ्रू हिज policies and government through his fiscal policies, वो क्या करते हैं? हम लोग
कल बात करेंगे। ये आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप समझिए कि सरकार और आरबीआई स्टेप इन, कदम बढ़ाते हैं और वो माल को, मुद्रा को कम कर देते हैं, सोख लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि जब आपके जेब में पैसा कम हो जाता है तो आप प्लान करने लगते हैं कि अरे यार, ये चीज जरूरी नहीं है, इस पर खर्च मत करो, ये जरूरी है, इस पर करो, अरे इसको काटो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों की मांग जो इसलिए बढ़ गई थी कि आपके दोनों जेब में पैसा था, जब एक जेब से पैसा खत्म हो जाता है तो आप बहुत सारी चीजों को कर्टेल करना, मतलब काटना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, इसको नहीं लेना, अरे यार अभी तो कार लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मेट्रो से चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, अब आइए इन्फ्लेशन से रिलेटेड और भी जो अवधारणाएं हैं उसको हम समझते चले। मुद्रा संकुचन आपने समझ लिया। अब है कि अगर बहुत ज्यादा मुद्रा की कमी हो गई, सरकार ने इतना कठोर कदम उठाया या आरबीआई ने कदम उठाया कि पैसे की बहुत कमी हो गई, तो इसके कारण एक स्थिति आती है कि मांग इतनी कम हो जाती है, मांग इतनी कम हो जाती है कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक वर्ग है, उसको नुकसान पहुंचने लगता है। ठीक है, मुद्रा इतनी संकुचित हो जाती है कि लोग कुछ भी खरीदने से परहेज करने लगते हैं, तो इकोनॉमी में मंदी की स्थिति आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये भी ठीक नहीं है। तो सरकार फिर उसमें और आरबीआई फिर घुसते हैं कि फिर कुछ लिक्विडिटी उसमें डालें। ठीक है, तो इसको कहते हैं, जब ऐसी स्थिति आए कि बहुत ज्यादा मांग की कमी हो जाए, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ा, आप ऐसे समझिए, फिर से इन्फ्लेशन 15% बढ़ गया या 10% पे पहुंच गया और अच्छी स्थिति नहीं है, उसको कम करते 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 5% से भी नीचे आ गया, वो 3% पे चला आया और लोगों के पास इतना पैसे की कमी हुई कि उन्होंने कुछ भी खरीदने से कान पकड़ लिया कि जाओ कुछ खरीदेंगे ही नहीं। तो बाजार में उत्पादक वर्गों को प्रेरणा का अभाव हो गया कि अरे यार हम क्यों पैदा करें, फिर निवेश घटने लगेगा, फिर अर्थव्यवस्था में विकास दर गिरने लगेगा, तो सरकार फिर पंप करेगी पैसा। ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं रीफ्लेशन। रीफ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन को इतना कम कर दिया है कि थोड़ा सा भैया और बढ़ाओ, उसको रीफ्लेशन करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, 5% तक ले जाओ ताकि उत्पादकों को प्रेरणा मिले। ठीक है, इन्फ्लेशन हमने देखा, डिफ्लेशन हमने देखा। ठीक है, इन्फ्लेशन, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार मुद्रास्फीति बढ़ाती नहीं है, तमाम कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, लेकिन जब बढ़ जाती है तो सरकार हस्तक्षेप करके इसको जब कम करती है तो वो एक अवस्था हो गई। और किन्हीं कारणों से अगर बहुत ज्यादा पैसे की कमी हो गई या मांग की कमी हो गई, तो फिर उस मांग को बढ़ाने के लिए सरकार जब कदम उठाती है तो उसको कहते हैं रीफ्लेशन। ठीक है, अब देखिए, एक है स्टैगफ्लेशन। इसीलिए आज हम चाह रहे हैं कि कुछ अवधारणाओं पे बात करेंगे, उसके बाद और विस्तार से बाद में बात करेंगे। एक है स्टैगफ्लेशन, इसको स्टैगफ्लेशन भी लिख सकते हैं ऐसे, स्टैगफ्लेशन। ये बड़ी खतरनाक स्थिति, इसमें सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं और सरकार को बड़े कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब है, और इसको मंदी मतलब मंदी के साथ साथ इन्फ्लेशन, मतलब उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, उत्पादन के लिए प्रेरणा नहीं हो रही है, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ हो। अब कैसे सरकार इसको कंटेन करेगी, कैसे इसको रोकेगी?
मतलब एक तरफ कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, प्राइसेज आर इंक्रीजिंग, और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है, व्यापक असमानता भी है। ठीक है, ये जब स्थिति दोनों साथ साथ हो तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार निवेश करना शुरू करती है, सरकार खुद इस तरह के कदम, सरकारी खर्चे बढ़ाना शुरू करती है, सड़कें बनाने लगती है, पुल बनाने लगती है, इस तरह के सामाजिक काम करने लगती है जिससे लोगों के पास आय आए, उनको किसी ना किसी स्तर का रोजगार मिले, और उस रोजगार से जो उनको आय हो वो सामान खरीदना शुरू करें, जिससे मंदी की स्थिति से अर्थव्यवस्था बाहर निकले। ठीक है, तो ये एक स्क्यूफ्लेशन भी है, तिरछी मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, तिरछी मुद्रास्फीति, स्क्यूफ्लेशन, कि इसमें मुद्रास्फीति भी है, मतलब कि कीमतों में वृद्धि भी है, और लोगों के पास पैसे की भी कमी है। ये भी स्टैगफ्लेशन की तरह ही गंभीर है। अगर केवल मुद्रास्फीति है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ जब और कुछ चीजें इंक्लूड हो जाए तो मामला गंभीर होता है। तो ऐसी स्थिति में पहुंचने के पहले ही सरकार और आरबीआई कदम उठा। यहां तक मामला ठीक है या कोई समस्या है, बताइए। आप लोग बोल भी सकते हैं, रिधिमा, पूजा, अंकित। पहली बार कुछ लोगों ने, अगर जैसे जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए दिक्कत होगी। इसके पहले कभी इन्फ्लेशन पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। क्या कुछ दिक्कत हो रही है रिधिमा? थोड़ा सा, पहली बार पढ़ रही हो तुम, पहले पढ़ी होगी ना 11th 12th में? 11th में बेसिक सर, इकोनॉमिक्स में। हाँ हाँ, यू हैव स्टडीड इन्फ्लेशन और नॉट, और द वेरी Yes, फर्स्ट I've टाइम यू आर studied sir. लिसनिंग? अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए। अब देखिए, अब हम लोग एक चीज पे बात करेंगे कि आर्थिक विकास दर और मुद्रास्फीति में क्या संबंध, क्या कोई संबंध है मुद्रास्फीति में और आर्थिक विकास दर में? देखिए, कुछ सीमा तक इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, मतलब कि प्रत्यक्ष संबंध है। कि अगर, क्या है कि विकास दर, इसको लिख लीजिए, विकास दर मतलब कि ग्रोथ रेट ऑफ एनी इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। क्या? कि अगर विकास दर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा। कल हम लोगों ने राष्ट्रीय आय पर बात की थी कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, या सकल घरेलू आय, उत्पाद का मतलब होता है कि एक साल के भीतर जितना भी देश में पैदा हो वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो यानी किसी देश की आय उसके उत्पादन से जोड़ी जाती है। तो विकास दर को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना होगा? प्रोडक्शन, यानी उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? निवेश। जब पूंजीपति पैसा लेके आएंगे कि हाँ भाई हम यहां काम करेंगे, या सरकार के पास जो पैसा होगा वो लगाएगा। ठीक है, निवेश कैसे बढ़ेगा? इसको मैं ऐसे बनाता हूं, एक फिगर बनाता हूं, देखिए। विकास दर, पहले लिख दे रहा हूं, विकास दर के लिए क्या जरूरी है? उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? निवेश। निवेश, निवेश कहां से आएगा? जब बैंकों की ब्याज दर, ब्याज दर कम होगी, मतलब बैंक जब अपना ब्याज कम लेगा तो एक से एक लोग कर्जा लेंगे बैंक से। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो बैंक से पैसा लेते हैं, आप जानते हैं।
तो जब ब्याज दर कम होगी तो निवेश बढ़ेगा, और ब्याज दर कम होगी तो बहुत सारे लोग होम लोन भी लेने लगेंगे, बहुत सारे लोग कार लोन भी लेने लगेंगे, बहुत मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता बढ़ गई, तरलता बढ़ गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास दर इज इक्वल टू मुद्रास्फीति। कुछ सीमा तक अगर हमको विकास करना है तो मुद्रास्फीति को झेलना होगा। इसलिए विकासशील देशों में 5 से 6% की मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है, वांछित माना जाता है। दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इट प्रमोट्स द ग्रोथ रेट। ओके, चलिए, तो ये हो गया, हाँ, तो ये हो गया सीधा संबंध। और मामला गड़बड़ कब होता है? जब मुद्रास्फीति 10% से बढ़ने लगती है। तो इससे क्या होता है? जब मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाएगी, कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग सामान खरीदना छोड़ देंगे। सामान खरीदना छोड़ देंगे तो उत्पादन प्रभावित होगा, ठीक है। उत्पादन प्रभावित होगा तो फिर विकास दर घटने लगेगी। तो यानी कि एक सीमा तक तो मुद्रास्फीति और विकास दर का सीधा संबंध है, लेकिन एक सीमा के बाद मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए, अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए, फॉर द फाइन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि इकोनॉमी सिर्फ विकास दर का मामला नहीं है। इकोनॉमी लोगों के जीवन से जुड़ी है। एक सीमा के बाद जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होने लगती है तो समाज में असमानता पैदा होती है। वो गरीब लोगों पे या जो जिनकी एक फिक्स आय है उन लोगों पर बुरा असर डालती है। एंड इट विल लीड टू केओटिक कंडीशन। केओटिक मतलब कि ये अराजकता पैदा हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, बहुत तरह की इश्यूज हैं, यानी स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगेगा। और इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले, किससे पहले? इससे पहले कि मामला अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन में जाए। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? अब हम एक आपके सामने एक तस्वीर रख रहे हैं, देखिए। हाइपर से शुरू, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब अति मुद्रास्फीति, ठीक है। अति, ये है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, ये सबसे बुरी स्थिति है। इस स्थिति में जब कोई अर्थव्यवस्था पहुंचती है, ये मेरे सामने 20 रुपए का नोट दिख रहा है, ये जो भी है आप इसको 200 का नोट समझिए, ठीक है। तो ये 200 का हो चाहे 2000 का हो चाहे 500 का नोट हो, इस नोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हाइपर मतलब कि इतना दाम बढ़ जाता है कि आप मुद्रा लेके टहलते रहिए, आपको कोई माल नहीं मिलेगा। दूध जो है 500 1000 रुपया का आधा किलो मिलने लगे, 2000 रुपया 5000 रुपया का मिलने लगे, तो क्या होगा? पत्र मुद्रा व्यर्थ हो जाएगी, ठीक है। ऐसी स्थिति जिम्बाब्वे में आई थी 2000 में, ऐसी स्थिति वेनेजुएला में आई थी 2016-17 में, और जर्मनी में बहुत पहले आई थी 20वीं शताब्दी में, 1920-30 के दशक में, ठीक है। अब देखिए कितने तरह की कितने प्रकार की वो मुद्रास्फीति होती है। देखिए, एक है रेंगती हुई, क्या है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति यहां भर लीजिएगा, ठीक है। रेंगती हुई मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसमें 3% तक मुद्रास्फीति रहती है, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। इसके बाद है चलती हुई मतलब कि
वॉकिंग, चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, चलती हुई मुद्रास्फीति यहां कर लीजिएगा। इसके बाद है दौड़ती हुई मुद्रा, ये करीब 5%, तो ये भी 5 से 6%, ये भी ठीक है। इसके बाद है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, मतलब रनिंग इन्फ्लेशन, ओके। और इसके बाद है कूदती हुई, ये क्या है, कूदती हुई, कूदती हुई मतलब गैलोपिंग ओवर इन्फ्लेशन। अब देखिए, ये है 3%, अच्छा है। ये 3 से लेके 6%, ये भी अच्छा है। ये 6 से लेके 10%, और ये 10 से लेके 20%, यानी दौड़ती हुई में ही सरकार को अलर्ट हो जाना है, नहीं तो वो कूदती हुई में कन्वर्ट हो गई, और कूदती हुई से आगे बढ़ी तब तो फिर वो अति हाइपर में, हाइपर का मतलब है 20% से ज्यादा, यानी अगर औसत मूल्यों में 20% से ज्यादा इजाफा हो गया तो पत्र मुद्रा व्यर्थ हो जाती है। मतलब कि पत्र मुद्रा मतलब कि पेपर मनी बिकम्स आउट ऑफ डेट, इज ऑफ नो यूज, उसका कोई महत्व नहीं है, वो बेकार है, ठीक है। तो सरकारें जो है दौड़ती हुई से अलर्ट होना शुरू करती हैं, कूदती हुई में जाने नहीं देने की कोशिश करती है, नहीं तो कूदती हुई के बाद तुरंत हाइपर इन्फ्लेशन मतलब अति मुद्रास्फीति का समय आता है। ठीक है, बात साफ है कि नहीं? पूजा, पूजा ठीक है? हम अंकित, हाँ ठीक है। हाँ सर। एक बार और हम कल पीछे से फिर से जोड़ते हुए हम बात करेंगे, और इस पे कुछ पॉइंट्स भी फ्लैश होंगे, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो चलिए अब हम चलते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सरकार और आरबीआई जिसको देखती है, जैसे कोर मुद्रास्फीति, ठीक है। ये मुद्रास्फीति का एक प्रकार है जिसमें गैर खाद्य पदार्थ, मतलब कि गैर खाद्य वस्तुएं और ईंधन, इनको छोड़कर और जितनी भी वस्तुएं हैं उनको शामिल करके रिजर्व बैंक उसको कोर इन्फ्लेशन कहता है। जैसे आरबीआई ने एक मानक बनाया कि जितने गैर खाद्य पदार्थ मतलब कि जूता हो गया, चप्पल हो गया, और भी चीजें हो गई, ठीक है। तो इसको ये कोर मुद्रास्फीति मानता है। खाद्य पदार्थ और प्लस ईंधन, इन चीजों को छोड़ के बाकी जितनी भी अर्थव्यवस्था में चीजें हैं उनको कोर मुद्रास्फीति मानता है। ये चीजें, खाद्य पदार्थों में कभी कभी मानसून में दिक्कत आ जाए तो उसके कारण पैदावार घट जाने के कारण, या कभी अच्छी मानसून के कारण पैदावार बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति या कीमतों में उतार और चढ़ाव आ सकता है। पर ये गैर खाद्य वस्तुएं जो हैं इनमें उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, तो इसको आरबीआई अपने निगरानी में रखता है और इसको कोर मुद्रास्फीति कहता है, ठीक है। इसके बाद है हेडलाइन
देखिए इसी में से कुछ चीजें जो हैं वो आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेंगी, ठीक है। हेडलाइन मुद्रास्फीति। देखिए, मुद्रास्फीति मापने के संकेतक हैं। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैं पहले उसी पर बात कर लूं फिर इस पर आता हूं। एक देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल मतलब कि थोक मूल्य सूचकांक, और ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये देखिए क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप समझ सकते हैं कि जिस थोक मूल्य पे रिटेल प्राइस जो होता है, जिससे कोई विक्रेता बेचने के लिए माल खरीदता है, उस पॉइंट पे जब मुद्रास्फीति को कैलकुलेट किया जाता है, इसमें करीब 697 वस्तुओं पर रखा गया है। ये सब किताबों में आपको मिल जाएगा, हम आपको एक नोट भी दे देंगे कल। फिलहाल आप कंसेप्ट को समझिए। तो उसको कहते हैं हम लोग थोक मूल्य सूचकांक। लेकिन उपभोक्ता के स्तर पे, मतलब हम लोगों के नजर से जब रिजर्व बैंक या सरकारें देखना शुरू करती हैं, ये तो बेचने वाले की नजर से देखिए, जब उपभोक्ता सामान को जब बाजार से खरीद रहा है, उस पॉइंट से जब मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है, तो वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। आप देखिए, चूंकि भारत में कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता एक प्रकार के तो है नहीं, अनेक प्रकार के हैं। जैसे कुछ सरकारी नौकरी में है, आप लोग भी उसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, समय समय पर वेतन रिवीजन भी होगा, ठीक है ना। औद्योगिक श्रमिकों का एक वर्ग है जो उद्योगों में जो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी उद्यम है, उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर एक बनाया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, एक बनाया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर, रूरल मतलब कि रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब औद्योगिक मजदूर, औद्योगिक मजदूर। ये देखिए, ये उद्योगों में काम करता है, शहरों में रहता है, शहर के बाजार से सारी चीजें खरीद के खाता है, क्योंकि गांव में ये शहर में रह रहा है तो कुछ पैदा तो कर नहीं रहा है, तो इसकी एक अलग कोटि है। एक रूरल लेबर मतलब कि ग्रामीण श्रमिक। अब जो गांव में जिसके पास खेत नहीं है, वो दूसरों के खेतों में, किसानों के खेत में काम करता है, तो उसको जो वेतन मिलता है उसी से वो टीडीएस से खरीदे, चाहे जहां से भी खरीद के उसको खाना है। तो इस तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन लेबर मतलब कि शहरी श्रमिक, ठीक है। इन सारे चीजों को जब मिला दिया जाता है, इन सारे सूचकांकों को एक जगह मिला दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। ये जो है, यही है हेडलाइन मुद्रास्फीति। आरबीआई ने 2015 से, सन 2015 से आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाली, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी। इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, और टारगेट करने के लिए उसने
इस सूचकांक को आधार बनाया, यानी कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2015 से यही है हेडलाइन मुद्रास्फीति। और 2015 से रिजर्व बैंक जो है वो इसी सूचकांक को आधार बना के अपनी मौद्रिक और साख नीतियां, ये हम आगे बात करेंगे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब केंद्रीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक, किस तरह की मौद्रिक नीतियां अपनाता है और किस प्रकार की वो साख मतलब कि मार्केट में पैसा कितना जाए या ना जाए, इसको वो किस तरह से नियंत्रित करता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली इसी सूचकांक के आधार पर जब वो देखता है कि अरे यार ये दौड़ती हुई कूदती हुई में पहुंचने की स्थिति नौबत आ रही है, तो वो तुरंत अपनी मौद्रिक और साख नीतियां घोषित करता है और उसके कारण मार्केट से पैसा सोखना शुरू करता है, एब्जॉर्ब चूसना शुरू करता है, अपने पास वापस ले लेता है। कई तरह से वो ऐसा करता है, कल हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया कि मुद्रास्फीति कहते किसको है। एक्चुअली व्हाट डू वी मीन बाय इन्फ्लेशन, ये हम समझ गए। मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं। अच्छा, मुद्रास्फीति से संबंधित जो और अवधारणाएं हैं, जैसे अवस्थिति, जिसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, फिर रीफ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें आपने, स्टैगफ्लेशन आपने देख लिया, स्क्यूफ्लेशन देख लिया, ये सारी चीजें आपने देख ली। फिर उसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्यकर है, ठीक है, हेल्दी है। चलती हुई, वॉकिंग भी ठीक है। दौड़ती हुई में थोड़ा गड़बड़ है, परसेंटेज हमने आपको बता दिया, 6% से ज्यादा जब बढ़ा, 8 से 10% गया तो दौड़ने लगी, और दौड़ने के बाद कूदना आएगी, मतलब 15 से 20% तक। 20% के बाद वो हाइपर, मतलब कि अति मुद्रास्फीति के दौर में चली जाएगी, जहां पर हर तरह का उपाय कुछ समय के लिए बेकार हो जाएगा और पत्र मुद्रा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। पेपर मनी जो है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, उसकी कोई औकात, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ठीक, अब फिर आपने देखा कि कोर इन्फ्लेशन क्या है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। पहले कोर इन्फ्लेशन महत्वपूर्ण था, आरबीआई उसके आधार पर नीतियां बनाती थी। अब हेडलाइन मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण हो गई। और हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है कि जब थोक मूल्य सूचकांक संयुक्त, ठीक है, इसमें खाद्य पदार्थ और सारी चीजें सब, वो एक मानक रखा है कि इतना परसेंट इसको लेंगे, इतना परसेंट इस आइटम को लेंगे, और सारी चीजों का एक, वो जब औसत मूल्य का आकलन करता है और पाता है कि स्थिति मतलब कि एक्शन लेने के लिए आ गई है, तो वो अपनी मौद्रिक और साख, मीन्स मॉनेटरी पॉलिसीज एंड क्रेडिट पॉलिसी को वो चेंज करता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, या सरकारी परिसंपत्तियों को मार्केट में बेचने लगता है, लोग उसको, मतलब इन्वेस्टर, निवेश करने वाले उसको खरीदने लगते हैं, तो पैसा एक तरह से रिजर्व बैंक के पास आने लगता है, मार्केट में पैसा कम होने लगता है। ठीक है, ब्याज दर बढ़ा देता है तो बैंकों से ब्याज लेना मुश्किल हो जाता है, तो पैसे का संकुचन होना शुरू हो जाता है, मुद्रास्फीति कंटेन होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति, कम से कम इसके 3 कारण तो हैं, कम से कम। एक जिसको कहते हैं हम लोग लागत जन्य मुद्रास्फीति, मैं मुंह खाली लिख रहा हूं, मुंह मतलब मुंह मत समझिएगा, मुद्रास्फीति, ठीक है। यानी कि एक है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित यानी डिमांड पुल या डिमांड पुश, और ये है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। और एक है वैश्विक कारणों से,
वैश्विक कारणों से, मतलब कि इसको आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। मतलब रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान का झगड़ा है, और हम लोग पीस रहे हैं। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं। हमारे देश के किसी निवेशक ने, किसी व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, लेकिन वहां से पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, डीजल आना बंद हो जाएगा, सारी चीजों के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। यानी विश्व में अगर कोई घटना घटती है जिसके कारण अगर हमारे देश में मुद्रास्फीति होता है, तो इसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन ड्यू टू ग्लोबल रीजंस, वैश्विक कारणों से इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति का क्या है? जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, रोजगार सृजन होने लगा। बहुत बार सरकारी कर्मचारी खुद अपने वेतन को बढ़वा के मुद्रास्फीति पैदा कर देते हैं, वेतन बढ़ जाता है। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति किसी वेतनधारी परिवार से होगा, जैसे मेरे फादर एम्प्लॉय थे, तो मेरे फादर बड़ा सिंपल और सरल जीवन जीने में यकीन करते थे। तो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन आसपास में ये होता था कि बोनस अगले महीने की 15 तारीख को आने वाला है, और आज से ही प्लान बनना शुरू हो गया कि इस बार फ्रिज बदलना है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती थी। इस बात के लिए मुझे आज मैं बड़ा सोचता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पिता ने कभी भी इस चीज नहीं सोचा कि किताब का मूल्य कितना बढ़ गया है। मेरे पिता ने कभी भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि अगर किसी टीचर से मुझे पढ़ना है तो वो कितना पैसा मांग लेगा। मुझे आज भी याद है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आउट ऑफ द वे है, बट जो इस तरह से जीवन जीते हैं उन पर इन्फ्लेशन का कम प्रभाव पड़ता है, या वो इन्फ्लेशन पैदा नहीं करते। इन्फ्लेशन कौन लोग पैदा कर देते हैं, ये आप समझ जाइए। मुझे आज भी याद है, एक बार 12th में मैं एडमिशन लेने गया था। मेरे एक टीचर है, उनकी कम से कम 10 साल या 8 साल पहले मेरे पिता ने मदद की थी, और वो टीचर उस समय, उस जमाने के सबसे एस्टेब्लिश टीचर थे। मैंने उनके यहाँ लाइन लगा के एडमिशन होता था। तो हमारे पिता ये नहीं सोचते, अगर हमको कोई किताब अगर मंगानी है तो मेरे पिता कहते थे दिल्ली में मिलेगा, ऐसे। लेकिन हमारे घर में फ्रिज बहुत दिनों के बाद है, टेलीविजन बहुत दिनों के बाद है, घड़ा का पानी हम लोग। एंड माय फादर यूज्ड टू से कि घर में बातचीत होती थी कि बोनस मिलने वाला है, तो उसको कैसे जमा करना है, उसको कैसे बच्चों के पढ़ाई में लगाना है। और हम लोग जब दूसरे किसी साथी के घर में जाते थे तो वहां चर्चा चल रही होती थी कि अरे ये फ्रिज, नया फ्रिज आ गया, उसमें एक नया सिस्टम दिया है, वो तुरंत बर्फ जम जाता है, वो फ्रिज लेना है। ठीक। और मुझे याद है, बोकारो स्टील सिटी में मैं पला बड़ा, 12th तक पढ़ा। मुझे याद है कि बोकारो के बाजार सज जाते थे इस घोषणा मात्र से कि अगले मंथ बोनस मिलना है। दिस इज इन्फ्लेशन। मांग बढ़ गई तो कीमतें बढ़ गई, दुकान सजा के लोग बैठ गए, एक से एक फ्रिज खरीद लिया, उसके दाम बढ़ गए। ठीक है। इसको कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित क्या है? कि अगर सरकार ने कर बढ़ा दिया, अगर सरकार ने अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया, अगर सरकार ने सीमेंट के दाम या जितने भी इस्पात, जितने भी बेसिक चीजें हैं जिससे और चीजें बनती हैं, जैसे इस्पात से बर्तन बनता है, ठीक है, सीमेंट का बहुत जगह उपयोग होता है, इन सारी चीजों की कीमतों में अगर इजाफा हो गया तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी लागत में वृद्धि हो गई, मींस उनके कॉस्ट में वृद्धि हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वो बिकेगा भी अधिक रेट पे। तो इस कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसको लागत जन मुद्रास्फीति। ठीक है। यहां तक बात साफ है। तो फिर हम विराम लें और उसके बाद हम कल इस पर डिस्कस करें कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और किन किन प्रक्रियाओं या माध्यम से इसको रोका जा सकता है। कोई सवाल किसी के मन में? फॉर्मेट दे दीजिएगा ना। हाँ,
क्या कह रहे हो ब्रजेश? जी सर। हाँ, देर से आए क्या तुम? हाँ सर, थोड़ा लेट से है, लाइट नहीं था यहाँ से। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो फॉर्मेट हमने बनाया है, आज ही मैंने बनाया, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका है। हम पूरा आज कर लेंगे, आज से लेकर कल दोपहर तक, और इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, कल एक बार और से समझाएंगे, और एक प्रश्न बढ़िया बनाएंगे, कल देंगे, उसको लिख डालो, क्योंकि मुद्रास्फीति से आया नहीं है। ठीक है, जी सर, इस बार चांस है। और हाँ, चांस है, क्योंकि यूक्रेन और उसका रूस का युद्ध चल रहा है, उसके बाद अमेरिका और ईरान का भी हुआ, तो माइट बी पॉसिबल 300 शब्दों में या फुल कुछ भी। तो हम एक सवाल बनाएंगे, फॉर्मेट भी देंगे, कल एक बार इसको 5 मिनट में रिव्यू करके फिर हम पूरा इसको वाइंड अप कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, इसमें आज आपको फॉर्मेट इतना ही जान लीजिए, कल हम देंगे पूरा। 1 नंबर, मुद्रास्फीति क्या है। 2 नंबर, मुद्रास्फीति से जुड़े हुए और भी अवधारणाएं क्या हैं, रिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। स्क्यूफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, इसको एक बार समझ लेना है, ये हम देंगे बना के आपको। फिर इसके प्रकार कितने हैं, उसको देख लेना है। इसके कारण क्या है, इसको देख लेना है। इकोनॉमी पर इसका कहां तक सकारात्मक प्रभाव है, कहां से नकारात्मक हो जाता है, कहां से बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर आम जनमानस पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, किन किन लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, किन किन लोगों पर इसका मध्यम प्रभाव पड़ता है, किन किन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता, किन किन लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सारा कुछ जब आप जान लेंगे, तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो आलोचनात्मक आपको अगर लिखने की अपेक्षा होगी तो आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है ब्रजेश, पूजा, कितना सर। टाइम हो रहा है, जरा टाइम हमें बताओ। तो मेरे सामने घड़ी नहीं, घड़ी पीछे है, कितना टाइम हो रहा है? सर 8:41। 8:41। तो इतिहास से इसके बाद शुरू करते हैं, अगर देखते हैं। हाँ, हम जैसा होगा 15 मिनट में हम या तो शुरू करेंगे, ठीक है, और एक आध दिन में हम सोच रहे हैं कि टाइम को थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे कि जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट हो। ठीक है,